हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 29 क्लास कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश। तो अभी तक लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उदय हुआ और यही मगध साम्राज्य उन 16 महाजनपदों में सबसे मजबूती के रूप में कैसे सामने आता है। अब यहाँ पे इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ पे जो प्रमुख वंश हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरली आप लोगों ने तीन ही वंश पढ़ा होगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। जबकि ऐसा नहीं है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले उस मगध साम्राज्य में जिस साम्राज्य की नींव पड़ी थी, जिस वंश की नींव पड़ी थी, उस वंश का नाम था बृहदत्त वंश। अब यहाँ पे बृहदत्त वंश में कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं, जैसे कि जरासंध, और इसी बृहदत्त वंश से लिंक करके हम लोग हर्यक वंश को जानेंगे, खासकर बिंबिसार को जानेंगे, और तत्पश्चात शिशुनाग और नंद वंश तक आते आते हम लोग देखेंगे कि भारत के जो बिहार का जो क्षेत्र है एक बहुत बड़े क्षेत्र रूप में यहाँ पे परिणत हो रहा है, और नंद वंश तक आते आते आसपास के कई सारे क्षेत्रों को, कई सारे महाजनपदों को इसके अंतर्गत यहाँ पे मिला भी लिया गया था। तो धीरे धीरे नंद वंश तक आते आते ये क्षेत्र काफ़ी हद तक यहाँ पे एक्सपेंड कर चुका था। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बृहदत्त वंश की। तो अगर आप नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। कोई भी क्यूरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बृहदत्त वंश। जनरली इसके बारे में ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मगध पर शासन करने वाले प्राचीनतम राजवंशों में से बृहदत्त वंश एक है यहाँ पे, क्योंकि 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद से एक महाजनपद का उत्कर्ष एक साम्राज्य में हुआ और इसे भारत का प्रथम साम्राज्य होने का गौरव भी यहाँ पे प्राप्त हुआ। महाभारत और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में, पुराने पीछे जाइए आप, वहाँ पे चेदी राज के पुत्र बृहदत्त ने गिरिव्रज को, अर्थात वर्तमान में ठीक है आप राजगिरी के रूप में इसे समझ सकते हैं, गिरिव्रज को राजधानी बनाकर यहीं पे इसने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बृहदत्त को ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और उसके द्वारा स्थापित राजवंश को यहाँ पे बृहद वंश बोला गया। तो ध्यान रखिएगा बृहदत्त, ठीक है। अब इसका पुत्र जो आगे चल के आएगा जरासंध, सबसे प्रतापी राजा था जो बृहदत्त का पुत्र था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग काफ़ी अगर महाभारत देखे होंगे, कृष्णा वगैरह देखे होंगे, तो जरासंध का यहाँ पे काफ़ी नाम आता है, जिसको ठीक है भीम के द्वारा ठीक है 2 फाड़ में बांट के अलग अलग दिशाओं में उसको ठीक है उसके जो शरीर के जो पार्ट है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसको फेंकने पे वापस वो जुड़ जाता था, लेकिन कृष्ण की कूटनीतिक चाल की बदौलत उसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उसका बॉडी पार्ट जुट नहीं पाया। तो यही था जरासंध उस समय सबसे प्रतापी यहाँ पे शासक के रूप में यहाँ पे मौजूद था। जरासंध अत्यंत पराक्रमी एवं साम्राज्यवादी विस्तार की अवधारणा से पूरी तरीके से परिचालित था। कुछ पुराणों से ज्ञात होता है कि उसने आसपास के जो भी यहाँ पे महाजनपद थे, जैसे कि काशी, कौशल, विदेह, अंग, ठीक है, पांड्य, ऐसे बहुत सारे महाजनपदों को इसी जरासंध के द्वारा मगध साम्राज्य में आके यहाँ पे मिला दिया गया। इसी कारण कहा जा रहा है कि पुराणों में जरासंध को महाबाहु, महाबली, देवेंद्र के समान तेज वाला यहाँ पे कहा गया। महाभारत में जरासंध के लिए स्पेशल कुछ वाक्यांश भी कहा गया। बोला जाता है कि जिस प्रकार जो सिंह होता है महाहस्तियों को पकड़कर, अपने शिकार को पकड़कर गिरिराज की गुफाओं में बंद कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जरासंध ने राजाओं को परास्त कर उन्हें गिरिव्रज के ठीक है जेलों में इसने कैद कर लिया। जरासंध ने अपने साम्राज्यवाद से अन्य राजाओं को बहुत ही यहाँ पे इसने भयभीत किया, और कृष्ण भी ऐसा माना जाता है कि मथुरा में जब
कृष्ण का पूरी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे उनका जो शासन स्टेबलाइज होते गया, तो उस समय अगर देखेंगे तो जरासंध से काफ़ी वहाँ पे टक्कर मिल रहा था और इसी कारण कृष्ण भी इसके भय के कारण मथुरा छोड़ के द्वारका में चले गए। ऐसा, ठीक है, पुराणों में, जिस पुराण का नाम है हरिवंश पुराण, इसमें बताया गया है बकायदा। अब आके यहाँ पे आती है अंतिम शासक, ठीक है, इस बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय, ध्यान रखिएगा, रिपुंजय, इसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी और अपने पुत्र बालक है, उसका पुत्र का नाम ही बालक है, बालक को इसने शासक बना दिया। लेकिन यही था कि अब जरासंध की मृत्यु के बाद मगध पतन की ओर अग्रसर हुआ और उसमें उसके ही शासक को जब मार के अपने, ठीक है, उसके ही मंत्री ने अपने बालक को शासक बना दिया, तो थोड़ा सा मामला यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ। लेकिन आगे चल के यही है, अब देखिए इतिहास गवाह है कि यहीं से शुरू हो जाता है मंत्रियों के द्वारा आगे, ठीक है, मगध में होता ही होता है हत्या। आगे देखेंगे मौर्योत्तर काल तक आते आते कि वहाँ पे भी बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा अपने अपने जो भी शासक जो होते थे, जैसे शासक कमजोर होते थे, मंत्रियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती थी। और यहाँ पे भी यही हुआ। आगे चल के महीय नामक सामंत ने बालक की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। तो यहाँ पे जो महीय नामक जो सामंत है, माना जाता है कि बिहार के ही, ठीक है, क्षेत्रों में रहने वाला एक मजबूत सामंत था, जिसने शासक की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। अब यहीं से शुरू हो जाता है एक दूसरा वंश और काफ़ी मजबूत वंश, हर्यक वंश, 545 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक पूरा का पूरा शासन अवधि है। अलग अलग बुक में हो सकता है कि 1-2 साल का अंतर मिल जाए। डेट को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, एग्जाम वगैरह में ये सब डेट पूछा भी नहीं जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिंबिसार की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मगध के साम्राज्यवादी स्वरूप का प्रवर्तक या संस्थापक के रूप में यहाँ पे बिंबिसार था। वह दक्षिण बिहार के एक छोटे से सामंत का पुत्र था, ठीक है, और जिसका पिता का नाम आप देख पा रहे हैं भट्टिया या भट्टिया था। तिब्बतवासी इसे महापदम नंद कह के पुकारते थे, महापदम नंद कहकर पुकारते थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसे श्रेणिक नाम से जाना जाता है और जो श्रेणिक जो शब्द है यहाँ पे जैन साहित्य से लिया गया है। कितने बार ऐसे चीज़ों को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बात की जा रही है कि D.R. भंडारकर के द्वारा बताने की कोशिश की, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, कि बिंबिसार जो था शुरू में लिच्छियों का सेनापति था। लिच्छवी जो एक गणराज्य के रूप में मौजूद था, उस समय मगध पर शासन कर रहे थे। लेकिन आगे चल के महावंश में बताया गया, महावंश में, कि बिंबिसार जब 15 वर्ष का था तभी उसके, ठीक है, राज तिलक यहाँ पे कर दिया गया। अब दोनों में कंट्रोवर्सी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो सबसे अधिक जो मान्यता है इसी महावंश के द्वारा जो लिखित जो चीज़ें हैं कि 15 वर्ष की आयु में राज तिलक किया गया। बहुत लंबे समय तक देखेंगे कि लगभग 50+ वर्ष तक वो मगध में शासन कर रहा होता है। लेकिन वही है, इतने लंबे समय के शासन के पश्चात उसका पुत्र जो अजात शत्रु होता है बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और अपने पिता की ही वो हत्या कर देता है। यहाँ पे अब कुछ और हम लोग बात जानने का प्रयास करते हैं बिंबिसार के बारे में, कि एक बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण नीति को अपनाने वाला था। अब ये दूरदर्शितापूर्ण का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे इसका परिचय हमें उसकी महत्वाकांक्षी, कुशल एवं कूटनीतिक नीतियों में हमें दिखाई देती है, क्योंकि अपनी इसी दूरदर्शितापूर्ण नीति के माध्यम से मगध के साम्राज्य एवं प्रभुत्व को फैलाने का जो पूर्णतः जो कार्य किया, इसी बिंबिसार ने किया। बिंबिसार के राज्य का विस्तार पाली ग्रंथों में बताया जाता है कि लगभग 300 योजना बनाया उसने, और इसके क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 80,000 गांव यहाँ पे शामिल थे। सुमंगल वासनी के अंतर्गत हमें बताया गया कि
उसे महती सेना का स्वामी होने के कारण, ठीक है, उसे सैन्य भी कहा गया। बिंबिसार राजनीतिक गणित का बहुत ही बेहतरीन कुशल खिलाड़ी के रूप में मौजूद था। इसे यह ज्ञात था कि समकालीन राजनीतिक शक्तियों को युद्ध क्षेत्र में एक साथ, जो भी यहाँ पे 16 महाजनपद थे, सब लगभग स्ट्रांग ही थे, इतना आसान नहीं था किसी पे कंट्रोल करना। तो उसे भली भांति एक ज्ञान था कि एक साथ सभी को परास्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने कुछ राजवंशों से वैवाहिक संबंध इसने स्थापित करना शुरू कर दिया, जो कि उसके राज्य के समीपवर्ती सीमाओं से लगती थी। और सिर्फ वो वैवाहिक संबंधों तक ही कायम नहीं रहा, बल्कि अन्य दिशाओं में उसने अपनी कूटनीतिक, ठीक है, राजनीति का परिचय देते हुए वैवाहिक संबंध के साथ साथ उसने अपने अच्छे दोस्त बनाए। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या इसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले यह कुछ शादियाँ करता है, जैसे कि प्रथम जो शादी होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौशल नरेश जो होता है प्रसेनजित की बहन होती है, इसकी जो बहन का नाम है महाकोसला, कौशल भी बोला जाता है, महाकोसला। तो बिंबिसार के द्वारा प्रसेनजित की बहन महाकोसला से उसने शादी किया। इस शादी से बिंबिसार को फायदा क्या हुआ कि जो मगध के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र था, जो काशी का जो क्षेत्र था, काशी का क्षेत्र इसने प्राप्त कर लिया। और प्रसेनजित ने काशी के, ठीक है, क्षेत्र को इसीलिए दे दिया कि अब अपनी बहन को दे रहा है। देखिए, अपनी बहन को जब बिंबिसार को सौंप रहा है तो एक दहेज स्वरूप ऐसा माना जाता है कि काशी का जो भी खर्चा था उस समय, ठीक है, यहाँ पे जो रेवेन्यू के रूप में, यहाँ पे लगभग उस समय 1 लाख तक यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया जाता था। और प्रसेनजित ने बोल दिया कि भाई हमारी बहन का जो भी स्नान श्रृंगार का जो खर्च होता है वो काशी से यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे बिंबिसार को बड़ी खुशी हुई, इसके माध्यम से उसको अपनी, ठीक है, पत्नी भी मिल गई, साथ में काशी का बहुत बड़ा क्षेत्र भी मिल गया और भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्र भी बढ़ गया। यहीं तक नहीं रुका इसने, द्वितीय जो शादी किया इसने लिच्छवी के राजा, ध्यान रखिएगा, लिच्छवी के जो राजा चेटक, और चेटक की यहाँ पे इसकी जो पुत्री थी, जिसकी पुत्री का नाम, यहाँ पे इसकी पुत्री का नाम था चेलना, क्या नाम था, ध्यान रखिएगा, चेलना, इस तरह का नाम पूछ लिया जाता है। इससे क्या हुआ कि इसके कारण वज्जी संघ से संबंध सुधरे थे, क्योंकि वज्जी संघ इधर था, इस साइड था, ठीक है, लगभग देखा जाए तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमाओं की तरफ इधर मौजूद था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लिच्छवी का जो संबंध था वज्जियों से अच्छा खासा बनता था, जिसके वजह से स्वाभाविक है कि इस मगध का जो क्षेत्र था इसका भी संबंध, अर्थात बिंबिसार का संबंध भी अच्छा हो गया। इससे इसको सीमा को सुरक्षित करने में मदद मिली, व्यापारिक लाभ भी इसको प्राप्त हुआ। तृतीय शादी इसने पंजाब के मद्र नरेश, ध्यान रखिएगा, मद्र जो नरेश, इसकी जो बेटी का नाम था, ध्यान देते चलिएगा, इसकी बेटी का नाम था यहाँ पे खेमा, ठीक है, विवाह करके उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। अब मद्र देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर के तरफ, लगभग जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की तरफ मिल जाएगा। चौथी पत्नी का नाम यहाँ पे, ये बहुत अधिक बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, चौथी पत्नी का नाम था इसका वासवी, ध्यान रखिएगा, वासवी विदेह के राजा की पुत्री थी, विदेह के राजा की पुत्री थी। इससे विवाह कर अपने शत्रु अंग देश जो पूरब की तरफ था इधर, इसको इसने पराजित कर लिया। और पराजित करने के बाद अब पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़े अपने समय के समकालीन क्षेत्रों में से इसका साम्राज्य धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता चला गया। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि वैवाहिक जो संबंध है कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ यहीं तक नहीं रुका, कूटनीतिक संबंध और मैत्रीपूर्ण संबंधों का सहारा लेते हुए
बिंबिसार ने दूर दूर तक, जैसे कि गंधार का राजा था उस समय, ठीक है, गंधार का राजा का नाम उस समय, ठीक है, पुकसुति था। ध्यान रखिए, गंधार का राजा पुकसुति, इसके साथ इसने दोस्ताना व्यवहार किया। गंधार बिल्कुल देखेंगे इधर, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ वर्तमान में, वहाँ तक इसने नए मित्र बनाना शुरू कर दिया। गंधार के राजा ने इसके दरबार में अपना दूत भेजा यहाँ से, ठीक है, मगध में दूत भेज रहा था, स्वाभाविक एक संबंध अच्छा ही होगा। उसी प्रकार से अवंती का जो शासक था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, राजा प्रघोत। ये घटना काफ़ी फेमस है। राजा प्रघोत को पीलिया रोग हो गया। अब उस समय उस रोग को ठीक करने के लिए एक बहुत ही एक सक्षम, ठीक है, वैद्य की जरूरत थी, और उस वैद्य को पूरा किया इस मगध के शासक बिंबिसार ने। अपने राजवैद्य जीवक को राजा प्रघोत के पास भेज दिया और जीवक ने इसका रोग दूर कर दिया। तो स्वाभाविक है कि अब ये मैत्रीतापूर्ण जो संबंध है ये कम नहीं होगी, धीरे धीरे और मजबूत होगी। इस प्रकार यहाँ पे कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि कूटनीतिक और ताकत के बल पर बिंबिसार ने अंग राज्य तथा काशी के एक भाग को मगध में मिला लिया। फिर तो मगध निरंतर विकास की ओर बढ़ता गया, और तब तक बढ़ता गया मगध जब तक कि अशोक ने कलिंग के बाद अपनी तलवार नहीं रख दी। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिवृज अर्थात राजगिरी को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में यहाँ पे मौजूद था। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य शासन की बागडोर संभालने वाला बिंबिसार ने 12 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अंतिम समय इसका बड़ा दुखद पूर्व यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि कहा जाता है इसमें बौद्ध और जैन साहित्यों के द्वारा, ठीक है, जो भी उनके साहित्यों में लिखा गया है कि इसका जो पुत्र था, ध्यान रखिएगा, इसका जो पुत्र था यहाँ पे दिया हुआ है अजात शत्रु, इसने अपने पिता के सुदीर्घ शासन काल से परेशान होकर के भाई इतने लंबे समय तक, लगभग 52 वर्ष तक शासन कर रहा है, भाई हमारी बारी कब आएगी, परेशान होकर इसने अपने पिता को बंदी गृह में, ध्यान रखिएगा, बंदी गृह में, जेल में डलवा दिया। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजात शत्रु ने बंदी गृह में अपने पिता को मरवा दिया। लेकिन इसमें जो जैन जो ग्रंथ है, इन दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैन ग्रंथ में बोला गया कि बिंबिसार ने कारागार में विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार मगध साम्राज्य के प्रवर्तक एवं एक सुयोग्य राजा बिंबिसार का बड़ा दुखमय अंत हुआ। तो कुल मिला के था बिंबिसार के बारे में। अब दूसरे जो, ठीक है, शासक आ रहा है यहाँ पे हर्यक वंश का अजात शत्रु। अब अजात शत्रु को जानने से पहले, ठीक है, पिता तो आप लोग ध्यान आ ही गया होगा बिंबिसार, लेकिन अब बिंबिसार की किस पत्नी का पुत्र था, ठीक है, 4 पत्नियां थी। तो ध्यान रखिएगा, महाकोसला वही जो प्रसेनजित की जो बहन थी, जिसकी वजह से काशी का क्षेत्र मिला हुआ था। तो बिंबिसार की हत्या करने के उपरांत उसका पुत्र अजात शत्रु मगध का शासक बना, और इसके वजह से इसको कुड़िक बोला गया। ध्यान रखिएगा, कुड़िक बोला गया। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके इसने मगध को सिंहासन प्राप्त किया था। इसने अपनी आक्रामक नीति से मगध साम्राज्य को पूरी तरीके से विस्तार करना शुरू कर दिया, और ऐसा माना भी जाता है कि अजात शत्रु का जो शासनकाल हर्यक वंश का चरम उत्कर्ष काल यहाँ पे माना जाता है कि बहुत ही ऊंचाई तक लेके गया। कुछ यहाँ पे संघर्ष हुआ है, जैसा कि पहला संघर्ष जो हुआ है उसने काशी को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में यहाँ पे मिला लिया। अब समस्या यही है कि अपने पिता को, ध्यान रखिएगा, अपने पिता को तो बंदी गृह में डाल दिया है, और बंदी गृह में डालने के बाद जो इसका जो एक तरीके से ननिहाल होगा वहीं पे जाके, ठीक है, समस्या पैदा कर रहा है। समस्या यही था, इसका प्रसेनजित के साथ था, और जो समस्या का जो जड़ था कोसल का क्षेत्र ही था, महाकोसला, ठीक है, जिसकी वजह से
उसने, ठीक है, काशी को दिया हुआ था। समस्या वहीं आके फंस गया, लेकिन बिंबिसार उदयन यहाँ पे माना नहीं और प्रसेनजित से उसने युद्ध कर लिया। इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि प्रसेनजित हार गया और इसको संधि करना पड़ा, और इस संधि के माध्यम से अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हंसी आएगा आप लोगों को कि अपनी पुत्री, पहले तो प्रसेनजित अपने बहन का हाथ बिंबिसार के हाथों में दिया, अब बिंबिसार के पुत्र अर्थात, ठीक है, अब रिलेशन आप जोड़ सकते हैं क्या है, प्रसेनजित अब अपनी पुत्री वजीरा का हाथ और काशी का जो ग्राम था, जो भी विवादास्पद जो जगह था जहाँ पे 1 लाख की आय होती थी, इन दोनों को आजाद शत्रु को दे दिया गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है, जिसके वजह से अब काशी का जो क्षेत्र था अब स्टेबलाइज हो गया मगध साम्राज्य के अंतर्गत। यही नहीं रुका, दूसरा जो संघर्ष कहा जा रहा है कि वैशाली के लिच्छवियों, ठीक है, वैशाली के जो लिच्छवी अर्थात उनको वज्जी, ध्यान रखिएगा वज्जी, ठीक है, वज्जियों के साथ हुआ। उसने वैशाली के युद्ध में कहा जा रहा है कि रथ मुसल तथा महाशिला कंटक शासक नए हथियारों का प्रयोग किया। ये इतने बड़े में, ठीक है, इतने बड़े रूप में यहाँ पे जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में देखिए 2 नए यहाँ पे अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं। तो रथ मुसल क्या है यहाँ पे, तो रथ आप लोग देखे ही होंगे जिसमें गदा लगा होता है, उसी को रथ मुसल बोला गया। महाशिला कंटक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसमें कहा जाता है कि जो बड़े बड़े बच्चों के लेकर भीड़ पर, ठीक है, जो अस्त्र शस्त्र फेंकवाने का काम किया गया, उसी को महाशिला कंटक बोला गया। अभी रथ मुसल के जो अवधारणा है अभी भी मौजूद है तोप के रूप में, जैसे कि तोप है साथ में, ठीक है, बहुत सारे जो उसके जो हथियार है रखे जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए इतिहास की ही तो धारा है जो एक दूसरे से लिंक होते जाती है और प्रगतिशीलता को बदलाते चलती है। आजाद शत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी के सुरक्षा हेतु मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके शासन काल के 8वां वर्ष में बहुत ही युगांतकारी घटना होती है, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार आजाद शत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया, क्योंकि बुद्ध को जब महानिर्वाण की जब प्राप्ति हुई तो आप लोग पता ही होगा कि उनके अवशेषों को लेके जो भी 7-8 उस समय के जो क्षेत्र थे आपस में लड़ने लग गए, जिसकी वजह से कंक्लूजन ये निकला कि भाई उनके क्षेत्रों को, ठीक है, उनके जो भी अवशेष हैं उनके अवशेषों को बांट दिया जाए। तो कुल मिला के यही इम्पोर्टेंट था। और एक और घटना होती है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर के सप्तकड़ी गुफा में आजाद शत्रु के शासनकाल पे ही हुआ, और यहीं पे, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को, जो शिक्षा था, शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया। सब मैंने ऑलरेडी बहुत विस्तार से पढ़ा दिया है। आजाद शत्रु ने पुराणों के अनुसार ऐसा बताया गया कि लगभग इसने 20 नहीं है 28 वर्ष होगा, 28 वर्ष, तथा बौद्ध साहित्य के अनुसार ऐसा माना गया कि 32 वर्ष तक शासन किया। अंतिम समय में अब यहीं पे फिर समस्या शुरू हो गई कि आजाद शत्रु की हत्या उसका पुत्र यहाँ पे उदयन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, उसका पुत्र उदयन के द्वारा यहाँ पे कर दी गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं उदयन, ठीक है। तो उदयन जैसे कि आप जान चुके हैं आजाद शत्रु का ही पुत्र था। अपने पिता के राज्यकाल में चंपा का उप राजा था। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कहा जा रहा है कि परिशिष्ट वर्णन में गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार गंगा एवं सोम नदी के संगत पर पाटलिपुत्र नामक, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र नामक राजधानी की इसने स्थापना की। तो इसी के द्वारा अब राजगिरी से इसने जो राजधानी स्थानांतरित कर दिया, पाटलिपुत्र में कर दिया। कहाँ पे कर दिया? पाटलिपुत्र में, जो कि मैं आप लोगों को पहले, ठीक है, जब से मैंने मगध साम्राज्य शुरू किया था, इसकी पाटलिपुत्र की प्रासंगिकता को मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूं। आजाद शत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन मगध साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। यही पाटलिपुत्र के बारे में बताया जा रहा है कि उदयन ने गंगा नदी के संगम स्थल पर कुसुमपुरा की स्थापना की, जो बाद में
पाटलिपुत्रा के रूप में यहाँ पे विख्यात हुआ और राजधानी भी बनी। उदयन या उदयभद्र दो नाम है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानने वाला था। यही है कि अब देखिए मगध हो गया, मौर्य हो गया, उस समय राजकीय धर्म के रूप में आप समझ सकते हैं कि या तो बौद्ध धर्म को मानते थे या जैन धर्म को मानते थे। लगभग यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का कोई नामो निशान नहीं था। लगभग इस परंपरा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, मगध साम्राज्य ये चलता ही चलता है। गुप्त काल में आप लोग देखेंगे तो धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व पूरी तरीके से हावी होने लगता है। तो उदयन या उदयभद्र जैन धर्मावलंबी था और उसने राजधानी के मध्य जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया। स्वाभाविक था कि जो जिस धर्म से प्रेरित होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करवाएगा। उदयन के बाद मगध सिंहासन पर बैठने वाले हर्यक वंश के शासक इसके बाद अनिरुद्धल, मुगल और दर्शक थे और इन्हें पितृहंता कहा गया। ध्यान रखिएगा कितने बार इसको मैचिंग करके दिया जा सकता है। तो जितना देख पा रहे हैं कि बिंबिसार हो गया, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुगल, दर्शक जितने भी हैं सब अपने पिता को मार के ही गद्दी पे बैठ रहे हैं, जिसके वजह से पितृहंता इन लोगों को बोला जा रहा है। पुराणों के अनुसार 33 वर्ष तथा महावंश के अनुसार 16 वर्ष तक उदयन ने यहाँ पे शासन किया और हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे दर्शक भी कहा जाता है। इसे शिशुनाग नाम के एक योग्य अमात्य ने, अमात्य मतलब मंत्री के रूप में आप समझ सकते हैं, इसको अपदस्थ कर दिया। अब यही है, इसको अपदस्थ करने के बाद हमेशा के लिए यहाँ से हर एक वंश की समाप्ति हो जाती है और एक नए वंश की नींव पड़ती है, जिस वंश का नाम है यहाँ पे शिशुनाग वंश। टाइम पीरियड देख सकते हैं 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश के शासकों के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन यहाँ पे स्थापित हुआ। शिशुनाग, ठीक है, इसका शब्द का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, लघु या छोटा, यानी नाग। ध्यान रखिएगा, नाग शब्द को यह पूरी तरीके से इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो प्रथम जो शासक होगा शिशुनाग ही आएगा। थोड़े इसके बारे में कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्स राज को जीतकर मिलाया हुआ था, बहुत बड़े क्षेत्र को, ठीक है, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में लगभग यहाँ पे देखा जाए तो मालवा की तरफ इधर एक्सपेंड करते गया। शिशुनाग एक अमात्य हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके मगध की गद्दी पर बैठा और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि अवंती है, बीच में इधर अवंती था, इधर ही वत्सराज था। इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने बनारस में अपने पुत्र को नियुक्त किया और स्वयं यहाँ पे गिरिव्रज रहने लगा। और जब गिरिव्रज रहने लगा तो पुनः इसने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर गिरिव्रज स्थापित कर ली। ध्यान रखिएगा, अब शिशुनाग के द्वारा राजधानी को, ठीक है, जो उदयन जो अभी तक पाटलिपुत्र को मान के चल रहा था, बना के, ठीक है, चल रहा था, अब राजधानी स्थानांतरित कर दिया। कितने बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके समय पाटलिपुत्र राजधानी बनी और किसने पाटलिपुत्र को, ठीक है, राजधानी स्थानांतरित करके पुनः राजगृह में स्थानांतरित कर लिया। तो किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रित करने के लिए वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो कि वैशाली का क्षेत्र इस समय तक इसके अंडर कंट्रोल में आ चुका था, अजातशत्रु के समय से ही थी, ठीक है। शिशुनाग ने लगभग कहा जा रहा है कि 412 से लेके 300 ईसा पूर्व तक यहाँ पे ये शासन किया। तो ये पूरा का पूरा था शिशुनाग के बारे में। अब दूसरा शासक यहाँ पे आ रहा है शिशुनाग वंश के अंतर्गत कालाशोक, इसको काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसी के समय सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी, कालाशोक के समय। आप लोगों को ध्यान होगा कालाशोक। तो कालाशोक को पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में काक वर्ण कहा गया है, काला, ठीक है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को, देखिए, पुनः यह स्थानांतरित कर दिया।
पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बहुत अधिक यहाँ पे स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना गया है कि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के बाद कालाशोक के शासनकाल में 10 वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और अब इस द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया इसी कालाशोक के समय यहाँ पे हुआ। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था आप लोग ध्यान होना चाहिए। तो इसमें ठीक है अस्थवीर एवं दूसरा था यहाँ पे महासांघिक, इस पे यहाँ पे बंटवारा हो गया विचारधाराओं को लेके। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नंद वंश। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंद काल बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना का काल था और नंद वंश के लगभग 9 राजाओं के यहाँ पे नाम भी मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि नंद वंश के शासक कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर नंद वंश नामक एक शक्तिशाली राजवंश की यहाँ पे स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार यहाँ पे माना गया कि इस वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद एक शूद्र शासक, काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, शूद्र शासक था और उसने सर्व अभावक सर्वत्र छांतरक उग्रसेन की उपाधि धारण की। महापद्म नंद कलिंग के कुछ क्षेत्रों पर, कुछ लोगों पर, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया और इसका जो प्रमाण मिलता है हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग के क्षेत्रों में मौजूद। इसके बारे में पूरा मैं लेक्चर बनाऊंगा जब चेदी वंश आएगा। वहाँ उसने एक नहर का निर्माण कराया। महापद्म नंद ने कलिंग के जीन सेन की प्रतिमा उठा ली थी। ध्यान रखिएगा, जीन सेन जैन धर्म के एक आचार्य माने जाते हैं, काफ़ी हुष्ट-पुष्ट। ठीक है, उसकी प्रतिमा उठा ली थी। उसने एक राट की उपाधि धारण की। लेकिन ये प्रक्रिया ठीक है, बीच में बहुत सारे शासक यहाँ पे भी आएंगे, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद था और इसी घनानंद के शासन काल में लगभग 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। एग्जाम ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना लेता है कि सिकंदर का जो आक्रमण है भारत के किस शासन के समकालीन हुआ था। तो यही था घनानंद, ध्यान रखिएगा घनानंद। तो पूरा ठीक है फ्रेंड्स, यही था मगध साम्राज्य। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल कहानी के फॉर्मेट में मैंने कंप्लीट करा दिया है, अब कोई समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।